हेलो चैम्प्स, आई होप आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको पता है कि लेटली सीबीएसई हैज स्टार्टेड आस्किंग। ये भी एक तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस जो थोड़े रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, जब सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चंस नहीं भी पूछता था तब से ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है। बट अब तो खैर वैसे भी करना ही है, बिकॉज ये तो पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर हम इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट सैम्पल पेपर देखें तो उसमें एक 4 मार्क का इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक 1 मार्क का एमसीक्यू और एक चार्ट गिवन है। अगर उसको भी आप इमेज बेस्ड ही कह लो तो 1 मार्क का एक और क्वेश्चन, यानी कि 5 to 6 मार्क्स के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो एनसीईआरटी में जितनी भी इमेजेस हैं उनको आपने जरूर रीड करना है कि वो क्या कन्वे कर रही है। सेकेंड, ये आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज भी है, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, तो मुश्किल नहीं होते ये क्वेश्चंस। और मैं आपके लिए बहुत सारे पिक्चर्स और इमेजेस लेकर आई हूं ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिक्चर आपकी एनसीईआरटी से ही आएगी। हाँ, इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें एक पिक्चर एनसीईआरटी की है और एक कोई वैसे पिक्चर है, अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में होगा। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आपको चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखने को मिलती है पिक्चर। दिस इज द फर्स्ट रेलवे ब्रिज। तो आप इसका ईयर याद रख सकते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड। जब जिस ईयर में पहली ट्रेन चली थी ना, यानी 1853, उसे अगले साल ही रेलवे ब्रिज बन गया, ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये भी बॉम्बे से थाने के बीच में, और पहली ट्रेन भी बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद आपके लिए ड्राफ्ट किए हैं, तो बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, तो प्लीज अप्रिशिएट करें, लाइक करें वीडियो को। नाउ this picture is also given in your NCERT. When was the aviation sector inaugurated in India? That was in the year 1932. And who inaugurated? Tata Airlines. Tata Airlines inaugurated the aviation sector in India. Now this picture is given in your additional sample paper जो CBSE ने इस बार issue किया है। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है एक वीडियो में। बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है कहीं से एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द जॉब सेंटर। तो आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। तो ये है डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोगों को कहीं से निकाला जा रहा है और वो जॉब सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो नाउ दे आर गोइंग टू लुक फॉर अ जॉब। तो 3 कॉजेज बताने हैं इसके, तो बहुत सारे कॉजेज हैं आपको बताया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारे कॉजेज हैं, कोई भी 3 आप लिख देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाया 4 मार्क्स का आ सकता है। Now this is not exactly a picture based question, this is like a data based question, but हाँ इस तरह के questions भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है देखते हैं। On the basis of the above mentioned information, answer the following question. The real per capita income of India as per the given data has increased by dash between 1951 and 2016-17। परसेंटेज में हमें चेंज बताना है, तो परसेंटेज चेंज बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। रियल पर कैपिटा इनकम का बताना है। सो दिस वैल्यू 77,659 माइनस दिस वैल्यू 7,651 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी 7651 इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपका, एंड इसे आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी रफली 915%। ठीक है, तो बहुत इजी है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। बट बच्चे एक बार डेटा देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, बट सिंपल क्वेश्चन है। नाउ दिस इमेज इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। काफी सिंपल है ये। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट शोन अबव। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है, लिखा भी हुआ है स्ट्रेट, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। तो ये जो फार्मर है, अब इसकी
प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, तो ये किसी इंटरमीडियरी के ऑफर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1966। 2 फेजेस में आया था। द फर्स्ट phase covered the period from 1960s to 1970s and second phase covered the period from 1970s to 1980s. Advantages बहुत सारे थे इसके, increase in production and productivity, commercialization of agriculture, increase in income, कोई भी आप advantages लिख सकते हैं. Now, these 3 pictures are given in your NCERT only. तो आई थॉट ये भी आप देख लीजिए कौन कौन ये लोग हैं. आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग डेफिनेटली पीसी महलनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलनोबिस, और इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड 5-year प्लान बनाया था. फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में गिवन है. और ये है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेयनार्ड कीन्स. ठीक है, देन यहां पे क्या दिखाया हुआ है देखते हैं. विच कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव पिक्चर. तो यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी से कुछ पैसा निकल कर फॉरेनर्स के पास जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, which is a factor income. So actually this is net factor income from abroad, जिसके 2 components होते हैं, factor income from abroad and factor income to abroad. So actually this is factor income to abroad, but according to the options वो अलग से नहीं given, तो हम net factor income from abroad वाली option ही टिक करेंगे. ठीक है जी. बाकी जो लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ये नहीं है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये नहीं है, डोमेस्टिक इनकम ये नहीं है. दिस इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ऑलराइट, उसके बाद नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है? लो प्रोडक्शन की वजह से कुछ होगा, जिसकी वजह से लो सेविंग्स होंगी, जिसकी वजह से कुछ होगा, और फिर उसकी वजह से लो प्रोडक्शन होगी. दिस इज लाइक अ साइकिल. तो ये ए और बी क्या है? आई थिंक ये इजी है आपके लिए कहना. लो प्रोडक्शन की वजह से लो इनकम होगी, लो इनकम, ठीक है, जिसकी वजह से सेविंग्स भी कम हो जाएंगी. अब सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम है तो नए नए बिजनेसेस कम खुलेंगे, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी. तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, that is low level of income and low level of investment. ठीक है. इस बार के सैंपल पेपर में कुछ ऐसा आया था कि आपको फेजेस बताने थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, तो इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है. दिस क्वेश्चन, दिस इमेज इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं हमारी हिडन जेम सीरीज में. आई होप आपने वो सीरीज देखी है. दैट विल लेवल अप योर प्रेपरेशन. अगेन मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है. सो ये दिखा रहा है कि जीडीपी जो कंट्री का है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बट उसका फायदा कुछ ही लोगों को मिल रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, जिनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी. दिस इज एक्चुअली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कि जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, बट इसका फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल रहा है, रिच लोगों को मिल रहा है, और जो गैप है पुअर और रिच के बीच में वो इंक्रीज हो रहा है. ऑलराइट, उसके बाद यहां पर हमें क्या बताना है? सिलेक्ट द ऑड वन आउट. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप. तो ये है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, दिस इज ऑल्सो फैक्टर इनकम, दिस इज ऑल्सो फैक्टर इनकम, दिस इज ट्रांसफर इनकम. सो ये ऑड वन आउट है. ठीक है, आपको पता है रेंट मिलता है किसके बदले में? लैंड. वेजेस मिलते हैं किसके बदले में? लेबर. इंटरेस्ट मिलता है किसके बदले में? कैपिटल. और एंटरप्रेन्योरशिप के रिटर्न में मिलता है प्रॉफिट. पर ये तो ट्रांसफर इनकम है. दिस इज द ऑड वन आउट. ऑलराइट, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोगो ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया. वैसे आपके एनसीईआरटी में लोगो नहीं गिवन है, बट अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हो. नबार्ड की बात हो रही है, और नबार्ड का ये लोगो है 2 हैंड्स, और उसके बीच में एक सॉर्ट ऑफ अ प्लांट या क्रॉप, और ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1982. ये भी आपको याद करना है. ऑलराइट, यहां पर दिखाया हुआ है द आर्टिफिशियल वाटरवे सुएज कैनाल, जिसके खुलने के बाद ब्रिटिश
का कंट्रोल इंटेंसिफाई हो गया ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो वो पूछ रहे हैं द अबव आर्टिफिशियल वाटरवे इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, राइट? चलिए आगे देखते हैं। देन उसके बाद नाउ दिस इमेज इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये क्या दिखाया हुआ है कि एक पर्सन है वो किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, दूसरा पर्सन किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। और जैसे ये मान लीजिए ये इंडिया है, तो बाहर के लोगों ने अपना काम आउटसोर्स किया हुआ है टू इंडिया। इंडिया इज अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर दैट। लिखा भी है वैसे यहाँ पे आउटसोर्सिंग अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन बिग सिटीज, बट ये आपको साथ में लिखकर नहीं देंगे। उन्होंने पूछा है डैश इज अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन बिग सिटीज, तो इसका सही आंसर हो गया आउटसोर्सिंग, ठीक है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन दिस इज हैपनिंग। ये इमेज भी आपकी बुक में गिवन है। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं। डैश इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स, आईटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर दिस विल बी आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद ये पिक्चर भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने खुद आपके लिए ड्राफ्ट किया कि इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है। द अबव पिक्चर रिप्रेजेंट्स अ मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो दिस इज एक्चुअली रेगुलेटेड मार्केट्स। इस इमेज के नीचे लिखा हुआ है कि रेगुलेटेड मार्केट्स की वजह से फार्मर्स को बहुत फायदा हो गया। मतलब प्रॉपर मंडी बनी हुई है जहां पे वो अपना सामान बेच सकते हैं। तो दिस इज दिस मेजर। वैसे और क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? एक तो यही हो गया रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, देन प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में एमएसपी, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक, ठीक है। ये सब आप देखकर जाएंगे। This image is also given in your NCERT. The above picture shows an allied activity of the farming sector. So this is actually jaggery making. यहाँ पर गुड़ बन रहा है. So jaggery making is the right answer for this picture. Alright, उसके बाद this picture is also given in your NCERT under the chapter rural development और उसमें जो non-farm activities हैं उसमें एक है animal husbandry which is very important. वहां पे ये picture given है. Actually what is happening here is sheep rearing. sheep जो है उसका पालन पोषण हो रहा है. What is true about the image shown above? An important income augmenting activity in rural areas. This is true. इस इमेज के नीचे लिखा ही यही है कि इससे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं वो अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं इस एक्टिविटी से. वैसे मैं आगे भी अगर रीड करूं, contributes nearly 1/3 of the value of GDP. ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बात है. So this is not the right answer. Successful sustainable livelihood option and needs to be encouraged significantly. ये भी हॉर्टिकल्चर की लाइन है. Predict areas of food security and vulnerability. ये रिलेटेड है किससे? Alternative livelihood options. उसमें ये गिवन है. Alright, उसके बाद this picture is also given in your NCERT और ये आपके इस बार के सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया है. यहाँ पे क्या हो रहा है? Women in rural households take up beekeeping as an entrepreneurial activity. Beekeeping is actually a part of horticulture. It's a part of horticulture. This is not animal husbandry. उसमें तो cows, buffaloes, poultry उसकी बातें होती हैं. एंड ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है विद दिस पिक्चर. तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन. अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर विमेन को रेम्यूनरेटिव ऑप्शंस मिल रही हैं तो वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, और अगर विमेन की बात हो रही है रूरल क्रेडिट में तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात होगी. ऑलराइट, आगे देखते हैं. Now this is also given in your NCERT. Brick making is a form of which kind of employment? This is casual work. कभी काम मिल गया इन मजदूरों को, कभी नहीं मिला. This is again in your NCERT. The above picture shows which kind of employment? This is actually roadside vending. जो सड़क के किनारे लोग सामान बेचते हैं, रोड साइड वेंडिंग. दिस इज डेफिनेटली द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता और वो अपनी ट्रेड यूनियंस भी नहीं बना सकते. नाउ दिस विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन अमंग फार्म वर्कर्स? तो दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी आपकी बुक में गिवन है.
इसमें लगता तो है कि वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली होते नहीं हैं, वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Alright. उसके बाद this picture is also given in your NCERT. Dam construction work is a dash way of employment generation by the government. तो this is a direct way. तो जो गवर्नमेंट ने measures लिए हैं to improve employment opportunities in the country, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एफर्ट्स और इनडायरेक्ट एफर्ट्स। डायरेक्ट एफर्ट्स यानी गवर्नमेंट अपने एक्टिविटी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, या कुछ भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रही है गवर्नमेंट, वहां पे भी लोगों को काम मिल रहा है। तो ये डैम कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्नमेंट करवा रही है, वहां पे लोगों को काम मिल रहा है। दिस इज अ डायरेक्ट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट एफर्ट क्या होता है? उसमें ये होता है जैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, लेट्स से सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रही है, बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिनको स्टील चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, वो इजिली स्टील ले सकती हैं गवर्नमेंट की एंटरप्राइज से, सस्ते प्राइसेस पे ले सकती हैं, आगे वो और प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, आगे वो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती हैं। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। दिस पिक्चर इज गिवन इन योर लेटेस्ट सैम्पल पेपर। ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं आपके साथ। क्या सिचुएशन यहाँ पर डिपिक्ट की गई है? आप देख रहे हो कि फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर बहुत भारी हो चुका है। दिस इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और इस पे आप पूरा एक नोट प्रिपेयर करके जाएंगे। साथ ही कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी देख जाना, वो इससे अलग होता है। उसमें होता है कि लोग रेगुलर सैलरी जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज से ज्यादा कैजुअल वर्क की तरफ आ रहे हैं। दैट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये इमेज भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। इसमें एक एनवायरमेंटल चैलेंज की बात हो रही है, विच इज एक्चुअली अ ग्लोबल इशू। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पोलर रीजन्स है वहां से आइस मेल्ट हो रही है और लो लाइंग एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी बात हम सब लोग करते हैं। दिस इज द ग्रेजुअल इंक्रीज in the average temperature of the Earth's atmosphere, and this happens due to the greenhouse gases जो रिलीज होती हैं by burning fossil fuels etc. So this is a big problem, and not just for our country, but this is a global issue. Then this picture is also given in your NCERT. Dash is one of the India's most industrialized regions. This is Damodar Valley, which is actually located ऑन द बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर। तो यहाँ पे बहुत सारी कोल माइंस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो दिस इज अ हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ आवर कंट्री। ये इमेज भी आपकी बुक में गिवन है। नाउ दिस, ये पिक्चर जो भी दिखा रही है, इस एक्टिविटी से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, एयर पोल्यूशन होते हैं, सभी कुछ होता है, सभी कुछ होता है। एंड व्हाट दे हैव शोन हियर इज एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काट कर गिराया जा रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है। इससे लैंड डिग्रेडेशन होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। Alright, this picture is also given in your NCERT. Which movement is reflected here? This is the Chipko movement, जिसमें which means to hug. So this was initiated to protect the forests. और एक ये जो movement थी चिपको movement, this was initiated in Himalayas, and a similar movement was also started in Karnataka, जिसका नाम था Epico movement. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर। ये भी आपकी बुक में गिवन है। दिस इज एक्चुअली गोबर गैस इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में लोग ज्यादा फ्यूअल वुड यूज करते हैं, काउ डंग केक्स यूज करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो रूरल एरियाज में एक तो एलपीजी को प्रमोट किया गया है और गोबर गैस प्लांट्स को। इसमें क्या होता है, काउ डंग इज फेड इनटू दिस प्लांट और उससे गैस जनरेट होती है विच इज यूज्ड एज फ्यूअल, और जो स्लरी रह जाती है विच इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड एज अ सॉइल कंडीशनर या एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो बच जाता है वो खाद की तरह यूज हो जाता है, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो फ्यूअल की तरह यूज होता है। दिस इज अ मोर इको फ्रेंडली वे
तो ये है गोबर गैस इन रूरल एरियाज. Now this picture is also given in your book. Dash is not only a tourist place but also used for trade between India and Pakistan. So this is actually the Wagah border. हो सकता है आपने देखा भी हो, आपने विजिट किया हो, जो अमृतसर और लाहौर के बीच में बॉर्डर है. ये काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. This picture is also given in your NCERT. यहाँ पे क्या लिखा है? 1980s with city experienced informalization of textile mill workers who lost their jobs and were driven to the informal sector. सही आंसर है अहमदाबाद. अहमदाबाद में बहुत ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिली इन 1980s और ये पिक्चर भी वहीं पर गिवन है आपकी बुक में. नाउ दिस क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे? अगर ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आ सकता है तो डेफिनेटली ओजोन डिप्लीशन पे भी आ सकता है. ये जो ब्लू होल आप देख रहे हैं, दिस इज द ओजोन होल एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द ओजोन डिप्लीशन विच इज अगेन अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू. इसमें हम कहते हैं कि ओजोन की मात्रा कम होती जा रही है इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड दिस इज ड्यू टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स. और इन कंपाउंड्स की क्रिएशन का रीजन होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इसके लिए वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स ध्रुव राठी ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड अ फ्यू मंथ्स बैक. आप जरूर देखना, दैट विल एनहांस योर नॉलेज. दिस पिक्चर इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो दिमाग वाले लोग हैं वो अपना सामान उठाकर जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में और ये एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की. दिस इज एक्चुअली ब्रेन ड्रेन. मतलब पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड लोग बाहर जा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन. नाउ दिस पिक्चर विच सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज बीइंग शोन हियर. दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. आप देख सकते हो, इसको एजुकेशन नहीं कहना. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे लोग जॉब पे आए हुए हैं, थोड़े एज में ज्यादा लग रहे हैं, तो दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. उसके बाद दिस on the basis of the above image, answer the following question. Training of workers under the supervision of a skilled worker is an example of dash method of training. Is it on the job, coaching or mentoring, lectures, group discussions? Simple है विषय. This is on the job training. On the job. All right. उसके बाद this on the basis of the given image, answer the following question. The above listed features pertain to which type of economic system? Economic system भी आपके syllabus में है. Coexistence of public and private sector, I think बहुत easy हो गया, इसी से पता लग गया कि mixed economy की बात हो रही है. वैसे आगे भी देखो, economic planning, safeguarding of consumer rights, protection of labor rights, ज्यादा नहीं पता लग रहा है, इसी से पता लग रहा है कि बात हो रही है mixed economy की, which is one of the types of an economic system. Now this Hindustan Aeronautics Limited, इसे क्या स्टेटस मिला है? दिस इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिससे आपको पता है जो अच्छा काम करती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उन्हें गवर्नमेंट एक स्टेटस देती है, जैसे नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना. तो ये एक्चुअली नवरत्न का पार्ट है. ठीक है, तो आप दो नाम तो एटलीस्ट लर्न करेंगे एनसीईआरटी से, 2 ईच ऑफ महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना. दिस इज वेरी सिंपल. विच टाइप ऑफ वर्कर्स आर शोन हियर? सेल्फ एम्प्लॉयड है या हायर्ड वर्कर्स? आप देख रहे हो कि इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये काम कर रहे हैं, ये खुद का कोई बिजनेस नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं लगता. दीज आर द हायर्ड वर्कर्स. नाउ दिस, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जैसे काउस, बफेलोज और पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ इमेज दिख रही है. पोल्ट्री का वैसे लार्जेस्ट शेयर होता है इन द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया. Identify the type of production activity shown in the image above. This is definitely animal husbandry. ये फिशरीज नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर नहीं है, ये अदर लाइवलीहुड ऑप्शंस नहीं है. यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टू फ्लो वेरिएबल. फ्लो देखो, डिपॉजिट्स पर मंथ से वैसे ही पता लग रहा है ये फ्लो हो गया. सेविंग बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर डेट पे, तो ये तो स्टॉक हो गया. विड्रॉल 5000 पर मंथ देख रहे हो, तो ये तो फ्लो हो गया. तो फ्लो कौन कौन से? एक तो डिपॉजिट्स हैं और एक विड्रॉल्स हैं पर मंथ वाले. सो बोथ ए एंड सी. ठीक है, ऑलराइट.
नाउ दिस, तो यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो ऐसी कोई इमेज आ सकती है और वो आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस पूछ सकते हैं, लिमिटेशंस पूछ सकते हैं, तो इस तरह का भी आप अपने ध्यान में रखें। राइट, तो एक दो इमेजेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ। जैसे डीमोनेटाइजेशन, इसे पहचाना बहुत सिंपल है। इसमें जो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स थे 500 और ₹1000, उसे बंद कर दिया गया। दे वर सीज टू बी लीगल टेंडर्स एंड दिस हैपेंड ऑन 8 नवंबर 2016। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो चीज आपको इमेज में दिख रही है ये कब की गई थी, राइट? ऐसा कुछ हो सकता है। देन दिस इमेज जहां पे आप देख रहे हो कि काफी सारी विमेन इकट्ठी होकर बैठी हैं, कुछ हिसाब किताब लिख रही हैं, कुछ पैसों से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही होगी। तो दीज आर एक्चुअली, अगर वो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रूरल क्रेडिट का कौन सा एक सोर्स है, सो दिस इज रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर विमेन की बात हो रही है इन रेम्यूनरेटिव एक्टिविटीज तो वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बात है, और विमेन की बात हो रही है अगर रूरल क्रेडिट से रिलेटेड तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है। राइट, सो आई होप दीज इमेजेस हेल्प्ड यू। आप इसकी PDF ले सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से अंडर द फ्री स्टडी मटेरियल। बहुत सारी इमेजेस मैंने आपको दिखाई, बट इसके अलावा भी हो सकती हैं, पर वो आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होंगी। अगर आपने सिलेबस अपना अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो जो भी आपकी और वीडियो रिक्वेस्ट है प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, और चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।